उनका कहना होता है लड़की है, आगे जाके क्या करेगी, खाना बनाना है इसको, और फिर तो ये सब बंद करना ही होगा, इससे अच्छा है अभी से करना छोड़ दे। स्केटबोर्डिंग कोई इजी स्पोर्ट नहीं है, अगर इसमें एक बार गिर गए तो बहुत लगती है, कहाँ लगती है बाद में जाके घर पे पता चलता है। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और कभी स्केटबोर्ड नहीं होता तो फिर किसी को बोलना पड़ता था कि मेरे पास स्केटबोर्ड नहीं है, मुझे हेल्प करो। ऐसे फील होता था कि यार मेरे को भी शायद अच्छा स्पॉट मिले, मेरे को भी अच्छा स्पॉन्सर मिले कि तू जा बिंदास, हम तेरे लिए खर्चा कर रहे हैं। शूज नहीं था, पैर को चोट लग रही थी, फिर भी मैंने वो सोचा नहीं। मेरे को फील हो रहा था ना, मेरे लिए मम्मी का मंगलसूत्र भी बेच दिया पापा ने, ये सब। वो नाखून पूरा निकल गया था और उससे खून भी निकल रहा था। मैंने बोला नहीं, इतने दूर आई हूँ, ऐसे थोड़ी जाऊंगी। डाइट रूटीन तो जो होता है घर पे वो खा लेते हैं, और जो नहीं होता तो फिर ज्यादा कुछ मम्मी पापा से जिद करने का मन भी नहीं करता। मैं बस बोलना चाहूंगी, पहले आप बच्चों से पूछो कि उनके दिल में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, और अगर उनको वो करना है तो आप थोड़ा सा एक बार तो सपोर्ट, मतलब एक बार चांस दे दो उनको, वो क्या कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहा तो फिर ठीक है, बट एक चांस तो मिलता है भाई। तो गाइज आज हम जुड़ चुके हैं इंडियन स्केटबोर्डिंग के चैंपियन के साथ, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, श्रद्धा गायकवाड़। तो श्रद्धा गायकवाड़, वेलकम टू पावर ऑफ वॉइस। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। तो बताइए हमें कुछ स्केटबोर्डिंग के बारे में कुछ बताइए, आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, लाइफ में आप कैसे स्केटबोर्डिंग में आए, कुछ बताइए उसके बारे में। ओके, सो जब हम पहले तो मैं प्रॉपर पुणे की नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम बीड, परई वैजनाथ। सो वहाँ पे पापा को काम वगैरह नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि पुणे शिफ्ट हो जाते हैं। देन पापा को यहाँ पे आके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लगी डिकैथलॉन में। देन वहाँ पे मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद उनको लंच लेके जाती थी, और एक दिन मैंने ऐसे ही देखा कि कस्टमर स्केटबोर्ड ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, ट्रायल बोर्ड। सो मैंने पापा को पूछा कि क्या है वो, मेरे को तो मालूम भी नहीं था ये क्या है, क्या कैसे यूज़ करते हैं। सो पापा को पता चल गया था उसे स्केटबोर्ड बोलते हैं, तो मैंने बोला मुझे भी ट्राई करना है। सो पापा बोले ठीक है कर ले, लेकिन आराम से, थोड़ा बहुत ये डेंजरस है। मैंने बोला ठीक है। सो मैंने तब देखा था कि वो कस्टमर कैसे ऊपर रहने के लिए ट्राई कर रहा है। सो फुट स्टैंड मुझे तभी पता चल गए। देन मैं वो जाने के बाद वहाँ पे गई और एक दो पुश में ही ऊपर चढ़ गई। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। देन मैं वहाँ पे रोज़ पापा को लंच लेके जाती थी और रोज़ वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी ट्रायल बोर्ड लेके। फिर एक दिन ऐसे ही मैं पापा को छुट्टी थी उस दिन, फिर भी मैं गई, मुझे करना ही है। देन मैं ऐसे ही कर रही थी, ट्रायल बोर्ड लेके ग्राउंड पे गई एंड चला रही थी। तो जो डिकैथलॉन के स्टोर मैनेजर थे, उन्होंने मुझे देखा। मेरे पास शूज़ भी नहीं थे, चप्पल था, बट चप्पल में कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैं चप्पल बाजू में रख के स्केट कर रही थी। सो उन्होंने देख रहे थे, काफ़ी देर से देख रहे थे मुझे। देन उन्होंने मुझे बुलाया, बोले श्रद्धा इधर आ जाओ। उनको भी पता था अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड की बेटी हूँ, तो सबकी पहचान हो चुकी थी। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया। देन मैं वहाँ पे गई। सो वो बोले मेरे साथ अंदर चल। मुझे वो अंदर लेके गए, स्टोर में स्केटबोर्डिंग सेशन में लेके गए, और बोल रहे कि तुझे जो बोर्ड चाहिए। पहले तो मैं बहुत डर गई थी कि क्या हुआ सर, मेरे से कुछ गलती हो गई क्या, ऐसे वैसे। देन उन्होंने मुझे स्केटबोर्डिंग सेशन में लेके गए और बोले तुझे स्केटबोर्डिंग अच्छा लगता है? मैंने बोला हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है। तू करेगी आगे जाके? मैंने बोला हाँ। तो फिर वो बोले तुझे जो भी स्केटबोर्ड चाहिए इसमें से ले ले। मैंने बोला नहीं सर, मेरे पास पैसे नहीं है। तो तुझसे कौन पैसे मांग रहा है, बस तू बता कौन सा चाहिए। ये चाहिए, अभी ये चला रही है ना, तो ये ले ले। उन्होंने मुझे बोर्ड निकाल के दे दिया। मैं डायरेक्टली रोना स्टार्ट कर दी, सर मेरे पास पैसे नहीं है, और 5,000 रुपये तो है ही नहीं, पापा भी नहीं दे सकते इतने पैसे। एंड शायद उन्होंने अगर स्केटबोर्ड मुझे नहीं दिया होता तो अभी तक मेरे पास होता है या नहीं पता नहीं, क्योंकि 5,000 रुपीज़ मेरे लिए बहुत थे। तो फिर उन्होंने मुझे स्केटबोर्ड दे दिया और बोले कि अरे रो में बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, मैं देख रहा था तुम्हें, और मुझे लगता है कि तुम आगे जाके बहुत कुछ करोगी, ऐसे मुझे दिख रहा है, तुम्हारे मतलब ये दिख रहा है।
फिर उन्होंने बोला तुम्हारे पास शूज़ नहीं है? मैंने बोला नहीं सर। सो उन्होंने वहाँ के ही शूज़ भी लेके मुझे दे दिए। उन्होंने खुद मेरा फुट साइज चेक किया और शूज़ भी दे दिया। बोले ये मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट है और तू रेगुलर आके रेगुलर प्रैक्टिस कर। और वहाँ पे एक एम्प्लॉय था जैक्स करके, श्रीकांत नाम है उसका, लेकिन सब जैक्स बुलाते थे। सो वो वहाँ पे एम्प्लॉय था और स्केटबोर्डिंग करता था। देन उसने उन सर ने उसे बताया कि ये श्रद्धा है, अपनी इधर की है, अच्छा कर रही है, तू भी इसको सिखा दे। फिर वो बोला अरे सही है। फिर हम रोज़ प्रैक्टिस करते थे, मैं पापा को लंच लेके जाती थी। देन वो भैया भी वहाँ पे आता था काम करने के लिए। देन हम फ्री टाइम में स्केट करते थे, एक दूसरे को मतलब गेम ऑफ स्केट वगैरह खेलते थे। फिर उसने मुझे धीरे धीरे ट्रिक्स सिखाना शुरू किया, ऑली से स्टार्ट किया। देन फिर ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई स्केटबोर्डिंग के इसमें। तो स्केटबोर्डिंग में आपने प्रोफेशनली कब स्टार्ट किया? तो प्रोफेशनली मैंने एक दिन इवेंट था, फिर हम तो स्टार्ट करने लगे, दोनों स्केट करते थे साथ में। एक दिन ऐसे ही डिकैथलॉन में इवेंट था, तो फिर वहाँ पे स्केटबोर्डिंग का ये रखा था, ट्रायल्स ऐसे ही रखा था, जो ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो वहाँ पे पुणे स्केटबोर्डिंग का पूरा ग्रुप आ गया था, जो कि मैं भी अभी उन्हीं के ग्रुप में हूँ। एंड आई एम द ओनली वन गर्ल स्केटर इन पुणे। अच्छा, वाह। सो वहाँ पे सब लोग आ गए थे पुणे स्केटबोर्डिंग के इसमें से। सो वहाँ पे स्वप्निल दादा भी थे, जो कि मेरे को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और उन्होंने मुझे ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह, फिर कंपटीशन वगैरह के बारे में उन्होंने बताया था। सो फिर वो आए थे वहाँ पे, तो मैं ऐसे ही कर रही थी, तो वो सब लोग को सिखा रहे थे। मैंने बोला ये भैया सबको सिखा रहा है, मेरे को भी पूछना चाहिए इसको कि मेरे को भी सिखाओ कुछ। फिर मैं उसके पास गई और बोला दादा मुझे भी सीखना है, मुझे सिखाओ ना। वो बोला ठीक है, ये करके दिखा, वो करके दिखा। उन्होंने मुझे टिक टैक करके दिखाया, तो फिर मैंने फटाक से कर दिया। वो बोला अरे तू तो बहुत सही कर रही है, फिर ये टिक करके दिखा। मैंने फटाक से करके दिखा दिया, तो मतलब खुश हो गया कि लड़की है फिर भी इतना फास्ट कर रही है, बहुत लोग तो डरते हैं करने से। फिर वो बोला तू बहुत अच्छा कर रही है, मैं अभी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ सैटरडे संडे को, तो तू आ सकती है और मैं तेरे से चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लूँगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मेरे को तो अभी ये हो गया और कॉन्फिडेंस आ गया करने के लिए। फिर वो हर सैटरडे संडे आता था, हम दोनों स्केट करते थे साथ में। देन फिर एक दिन ऐसी मैंने कुछ 3-4 महीने हो गए स्टार्ट करके, मैं फटक से स्टिक सीखती थी। तो वो बोला तू बहुत अच्छा कर रही है, अभी काफ़ी तेरे पास 4-5 ट्रिक्स भी हो गए हैं, सो मुझे लगता है तुझे कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो मैंने बोला ठीक है मैं करूँगी। तो फिर मैंने बोला कहाँ पे है कंपटीशन? सो बोला बेंगलोर में। तो फिर बेंगलोर फिर बोले ठीक है मैं पापा से बात कर लूँगा, तू टेंशन मत ले। मैंने बोला ठीक है। तो जब पापा को पूछा भैया ने, तो फिर पापा बोल रहे थे नहीं अभी तक तो हम इतनी दूर, ये हमारे से कभी दूर नहीं गई, और वो भी अकेले वगैरह। सो फिर वो बोले ठीक है मैं मेरी फैमिली से पूछता हूँ, पापा बोले जो भी गांव के रिलेटिव्स वगैरह हैं। तो फिर पापा ने फ़ोन लगाया और पूछ रहे थे सबसे कि ये ऐसा खेल है, वो खेल रही है और उसको इसमें कंपटीशन के लिए जाने का बोल रही है वो भी, और उसका कोच भी बोल रहा है कि वो काफ़ी अच्छा कर रही है, जाना चाहिए। सो फिर पहले तो पापा पे सब चढ़ गए बोल रहे थे बच्ची है, कौन कहा तू गया, एक तो दूसरे शहर में, उधर कौन है वो, क्या पता कि उसकी जान पहचान नहीं है, आजकल बच्चे किडनैप होने लगे फिर वो बोल रहे थे जैसे कि गांव की सोच, लड़की है क्या ही करेगी आगे जाके, फिर शादी के बाद इसको चूल्हा ही जलाना है, ऐसे वैसे। फिर पापा थोड़ा नर्वस हो गए, फिर बोले ठीक है मैं देखता हूँ क्या होता है, मेरे मतलब मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँगा। फिर पापा ने मेरे से पूछा तुझे अच्छा लगता है करना, तुझे जाना है, तू क्या सोच रही है? मैं बोला हाँ पापा मैं जाना चाहती हूँ।
तो बोले ठीक है फिर बाकी लोग को जाने दे क्या बोल रहे हैं, तुझे करना है तो तू जा सकती है। सो फिर उन्होंने अलाउ कर दिया मुझे जाने के लिए। फिर स्वप्निल भैया ने मेरा टिकट का खर्चा किया, फिर दूसरे हर्षदीप भैया ने मेरा ट्रैवलिंग स्टे का खर्चा किया। ऐसे पूरे पुणे एसबी ने मिलके मेरा कुछ खाने पीने का ये वो सब ऐसे कर रहे थे। फिर मैं गई बैंगलोर, वहाँ पे जुगाड़ मतलब कंपटीशन का नाम जुगाड़ है, तो वो हर साल होता है। सो वहाँ पे जाने के बाद मैंने जब पहली बार देखा इतने सारे स्केट बोर्डर्स क्या खतरनाक ट्रिक्स कर रहे थे, मैं बहुत नर्वस हो गई, मुझे तो इतना कुछ आता नहीं है। तो फिर मैं सीधा रोने लग गई। फिर मेरे को मम्मी पापा की भी याद आने लगी, मैं पहली बार गई थी मम्मी पापा को छोड़ के। फिर जब मैं गई मतलब रो रही थी, फिर स्वप्निल दादा आया, फिर बोला क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं, मम्मी पापा की याद आ रही है। और मेरे को इतनी याद आ रही थी कि मेरे आंसू रुक नहीं थे, मेरे को बात करना भी नहीं हो रहा था। फिर दादा बोले तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं, पापा से बात करनी है, मम्मी से बात करनी है, ये ले फ़ोन कर ले। फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया, मम्मी पापा ने बात की, बोले बेटा डरो मत, अच्छे से स्केट करो, हम तुम्हारे साथ, हम भले ही दूर है, हमारा आशीर्वाद तो तेरे साथ है, ऐसे डर मत। फिर उन्होंने ऐसे मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया। फिर मैं फ्री हो गई, मतलब मेरा माइंड फ्रेश हो गया, एकदम मूड सही हो गया। फिर जब मैं सबसे मिली, सब लोग मुझे हाय श्रद्धा कर रहे। मैंने बोला मैं तो किसी को नहीं जानती, ये सब मुझे कैसे जानते हैं। फिर मैंने स्वप्निल दादा को पूछा, दादा मी तर कोणालाच नाही ओळखत, मग हे कसे मला ओळखतात। दादा बोलते मैंने तेरा आईडी बनाया था इंस्टा पे, और जो भी मैं तेरे वीडियो निकालता था मैं वो पोस्ट करते रहता, और ये सब तेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, ये सब तेरे वीडियोस को लाइक वगैरह करते हैं। और फिर मैंने बोला ऐसे ही है। फिर मैं सबके साथ फ्रेंडली हो गई, फिर सबसे बात करने लगी। जब मेरा रन था मेरा कंपटीशन का, तो सब लोग मुझे चेयर कर रहे थे, श्रद्धा यू कैन डू इट। फिर मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अरे भाई इतने सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ तो करके दिखाना चाहिए। फिर मैं एकदम फ्रेंडली होके बस मैं अपना स्केट कर रही थी। देन मैं फर्स्ट टाइम गई थी, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था कंपटीशन में, 3rd रैंक पे से ये हो गई, जीत गई थी। ये स्टेट्स थे? ये ऐसे प्राइवेट एक कंपटीशन होता है, तो मतलब ऐसी, बट वहाँ पे बहुत दूर दूर से पार्टिसिपेट्स आते हैं, जैसे कि नेपाल से, मिजोरम से, काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया से। तो फिर वहाँ पे मैं 3rd नंबर पे आ गई, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मम्मी पापा को कॉल किया मैंने, मैं जीत गई, 3रा नंबर आ गया, ऐसे मम्मी पापा फुल खुश हो गए। फिर हम इंजॉय किए, फिर वापस आ गए। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे को स्वप्निल भैया का फ़ोन आ गया कि सोनू आपने को एक इंटरव्यू के लिए वीडियो बनाना है, और थी को अच्छा काम आ गया है स्केटर गर्ल के लिए, स्केटर गर्ल मूवी जो है नेटफ्लिक्स। फिर मैं उसके ऊपर आने वाला हूँ अभी लेटर हाफ में। तो फिर उसके लिए इंटरव्यू के लिए फ़ोन आ गया, फिर इंटरव्यू वगैरह दे दिया, फिर ऐसे ही स्टार्ट हो गया था। तो स्केटर गर्ल मूवी में आपने, पूरे मूवी में आपने काम किया है? पूरे मूवी में मतलब मैं साइड कैरेक्टर थी, और कुछ स्टंट डबल के भी काम मैंने किए हैं। अच्छा, तो ये फर्स्ट ब्रेक था आपका? यस। तो मेरे ख्याल से स्केटबोर्ड के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो क्या टाइप के होते हैं स्केटबोर्ड, कैसे जस्टिफाई करते हैं हम उसे? मतलब बिगनर के लिए, जैसे बिगनर से लेके प्रोफेशनल तक वैसे होते हैं। तो मेरा बिगनर का जो स्केटबोर्ड था डिकैथलॉन का था, तो अभी प्रोफेशनल में यूज़ करती हूँ। मतलब ऐसी आपके ऊपर डिपेंड रहता है आपको कितने, वैसे तो 1-1 लाख तक उसका प्राइस है, बट अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो अपना इसका है, हर्टी का है, स्केट सप्लाई इंडिया, जो अभी न्यू चल रहा है बहुत मार्केट में। सो मैं उनका यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल तो। और इसके मतलब आपके ऊपर डिपेंड रहता है आपको कैसा चाहिए वगैरह। तो कैसे उसमें बेसिक रहता है, इंटरमीडिएट रहता है, एडवांस रहता है, या क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है? क्वालिटी के ऊपर भी रहता है, और इतना कुछ नहीं, बिगनर भी
प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता ना कि उसकी क्वालिटी होती है जो अगर आप बहुत हार्श यूज करते हो तो वो टूट भी सकता है? हाँ, वो टूट सकता है, फिर वो चिप हो जाता है, जैसे कि ट्रिक्स करके उसका पॉप चला जाता है। देन उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, व्हील्स, बेयरिंग्स, ग्रिप टेप्स, डेक, ऐसे पूरा मिलके एक स्केटबोर्ड तैयार होता है, ट्रक्स। सो कभी बेयरिंग्स खराब हो जाते हैं, कभी व्हील्स खराब हो जाते हैं, कभी ग्रिप टेप का काम नहीं करता, कभी डेक टूट जाता है, चिप हो जाता है। सो तो ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए आप क्या करते हो? अगर समझो आप कोई कंपटीशन में कॉम्पीट करने चले गए हो, तो ये सारे स्पेयर पार्ट्स आप आपके साथ रखते हो या ऐसे एंड मोमेंट पे आप क्या करोगे उसके नहीं, लिए? मैं स्पेयर पार्ट्स साथ में रखती हूँ। और स्केटबोर्डिंग के भी आप जब भी कंपटीशन कर रहे हो, सबसे मेन चीज़ होता है आपका शूज़ और आपका स्केटबोर्ड। शूज़ ने और स्केटबोर्ड ने साथ दे दिया, सब खेल खत्म। सो इन दोनों पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो आप एक्स्ट्रा स्केटबोर्ड कैरी Yes, करते हो आपके साथ? या एक्स्ट्रा स्केटबोर्ड, बेयरिंग्स, व्हील्स और शूज़ भी। तो स्केटबोर्डिंग एक ऐसी स्पोर्ट है जो काफ़ी रिकग्नाइज नहीं है इंडिया में। तो इंडिया में आप कैसे परफॉर्म कर पाते हो? इतना वेटेज कैरी करता है क्या स्केटबोर्डिंग ये स्पोर्ट, और स्पेशली महिलाओं के लिए? नहीं, जैसे कि मैंने बताया, पापा को कैसे मेरे रिलेटिव्स वगैरह बोल रहे थे कि लड़की है, आगे जाके क्या कर रही थी, क्या करेगी, खाना ही बनाना है इसको आगे जाके। सो वैसी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके मुंह को हाथ नहीं लगा सकते, और स्पेशली लड़कियों के लिए उनका कहना होता है लड़की है, आगे जाके क्या करेगी, खाना बनाना है इसको, और फिर तो ये सब बंद करना ही होगा, इससे अच्छा है अभी से करना छोड़ दे। सो जैसे मैं गांव में रहती थी, मेरी एज की मेरी सारी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है और उनको बच्चे भी हैं। सो उनका भी कहना था कि मेरे गांव वालों को, सबको उनका भी कहना था कि तू उसको लेके इधर आ जा, उसकी शादी कर दे, उसकी एज की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है। सो लेकिन पापा ने क्या बोला, तुमने किया तो मैं भी करूँ क्या, मेरी बच्ची है, मुझे भी समझ में आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके भी कुछ सपने हैं, उसकी भी कुछ ड्रीम्स है, मतलब आगे जाके उसको भी कुछ बनना है लाइफ में। सो मैं उसको क्यों रोकूं अभी, और मुझे समझ में आता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ऐसे पापा ने डायरेक्टली बोल दिया था। तो किसी किसी की सोच वो बदल नहीं सकते अपन, तो ऐसी। और इंडिया में जैसे गर्ल्स को ज़्यादा स्केटबोर्डिंग में नहीं है, जैसे मैंने बोला कि पुणे में मैं अकेली हूँ, गर्ल्स तो आती है। लेकिन ये आप पुणे में अकेले हो, ये गर्व की बात है। इतने सारे लोगों में आप अकेले स्केटबोर्डिंग कर रहे हो, और बीइंग अ गर्ल ये बहुत बड़ी बात है, और आप कितने सारे गर्ल्स को इंस्पायर कर रहे हो इस चीज़ से। जैसे ये बहुत सारी लड़कियां आती हैं, एक बार ट्राई करके मैं कल ज़रूर आऊँगी। और स्केटबोर्डिंग कोई इजी स्पोर्ट नहीं है, अगर इसमें एक बार गिर गए तो बहुत लगती है, कहाँ लगती है बाद में जाके घर पे पता चलता है। जैसे मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, मैं हर रोज़ गिरती हूँ, लेकिन जब तक मेरी बॉडी वार्म है, मैं जब तक स्केट कर रही हूँ, मुझे कुछ रियलाइज़ नहीं होता कि मुझे कितना लगा है और कहाँ लगा है। बट मैं जब जाके बेड पे लेट जाती हूँ, तब मला फील आई शपथ इथे लागलंय। मग तर असं मुली येतात, ट्राय करतात, वो दूसरे दिन गायब ही हो जाती है लड़की, कहाँ पे पता नहीं, उसको कॉल भी करो तो फिर वो बोलते नहीं यार मम्मी पापा अलाउड नहीं कर रहे, नहीं यार ये ऐसा हो गया, ये सीन है वो सीन है। सो हम काफ़ी ट्राई करते हैं लड़कियां आए स्केट करें, जैसे कि लोगों को लगता है लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उन सबको दिखाए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल जैसे स्केटर गर्ल रिलीज़ हुई है, तब से काफ़ी सारी लड़कियां मोटिवेट हो गई है और कर रही है स्केटबोर्डिंग। ये जो स्पोर्ट है स्केटबोर्डिंग, तो इंडियन स्पोर्ट्स में जो हम देखते हैं कि क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, तो इसको इतना ऊपर नहीं देखा जाता ये स्पोर्ट को। तो अभी इंडिया में इसकी क्या लेवल है, या ये बढ़ रहा है आगे, कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला अभी, स्केटर के बाद
स्केटर गर्ल के बाद लड़कियां भी मोटिवेट हो रही है और इंडिया में काफ़ी फेव चल रहा है इस स्केटबोर्डिंग का, और ये ओलंपिक में भी आ चुका है। सो मैंने अभी पार्टिसिपेट किया था दुबई में भी। मैं इंटरनेशनल पार्टिसिपेट भी कर चुकी हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, एंड महाराष्ट्र ओलंपिक, इंडियन, जैसे मैं ये जो नेशनल था ना, ये इंडियन ओलंपिक के टाइप ही था, मतलब उसके बराबर ही था, इंडियन ओलंपिक की कहा जाता है उसे। जो महाराष्ट्र ओलंपिक है वो नहीं, मैंने नेशनल जीता ना अभी लास्ट ईयर, सो उसमें वो इंडियन ओलंपिक ही था, और उसी नेशनल मतलब 36 नेशनल गेम्स उसका नाम था, और ये इंडियन ओलंपिक के टाइप ही था, मतलब उसके बराबर था ओलंपिक के टाइम। तो उसमें आपने गोल्ड जीता। यस। सो स्केटबोर्डिंग ये ऐसा स्पोर्ट है जिसको मेहनत बहुत लगती होगी, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए ये स्पोर्ट में आने के लिए, और एक फीमेल के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? ये तो बात हमने अभी की, लेकिन फिजिकल चैलेंजेस भी क्या होते हैं या मेंटल चैलेंजेस भी क्या होते हैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे अभी इसके लिए बहुत खर्चा भी है, स्केटबोर्ड नहीं है तो शूज़ नहीं है, शूज़ है तो फिर कपड़े नहीं है अच्छे, और ऐसे नॉर्मल कपड़े पे तो अपन स्केट कंफर्टेबली नहीं कर सकते, और सबसे मेन बात है शूज़ की। शूज़ 5,500, 6,600, 7,000 के आते हैं, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और कभी स्केटबोर्ड नहीं होता तो फिर किसी को बोलना पड़ता था कि मेरे पास स्केटबोर्ड नहीं है, मुझे हेल्प करो, या फिर कभी शूज़ नहीं होता तो फिर कभी शूज़ के लिए बोलना पड़ता था, मेरे पास शूज़ नहीं है, कैसे करूँगी, ऐसे वैसे। तो मुझे तो इतना मतलब पापा भी बहुत ट्राई करते थे, लेकिन कभी कभी उनकी तरफ से नहीं हो पाता था, और एज अ गर्ल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि मैं रहती हूँ वाघोली में, पहले वाघोली में रहती, अभी लोहगांव शिफ्ट हो गई हूँ। सो वाघोली से मैं पहले स्केट पार्क वगैरह नहीं था, तो मैं JM रोड जाती थी स्केट करने के लिए। वहाँ से वहाँ तक मुझे ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आते थे। फिर जैसे लड़की हूँ, मम्मी पापा भी डरते थे अकेले ट्रैवलिंग करने के लिए, और बस से ट्रैवल करने के लिए 1 घंटा तो लगता था JM रोड आने के लिए, और फिर वहाँ से जाके फिर प्रैक्टिस करना, फिर वापस जाने के लिए 1 घंटा। सो बहुत कम टाइम मिलता था, फिर स्कूल होता था उसके, तो मैं रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। तो फिर जब कंपटीशन के टाइम मेरे को ये होता था, तो प्रैक्टिस ना होने के कारण थोड़ा सा हार्ड तो जाता ही है। तो मैं तब ऐसे फील होता था कि यार मेरे को भी शायद अच्छा स्पॉट मिले, मेरे को भी अच्छा स्पॉन्सर मिले कि तू जा बिंदास, हम तेरे लिए खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे स्पॉन्सर तो स्केटबोर्ड के लिए मिलते हैं, लेकिन बाकी का ट्रैवलिंग, फिर फूड हो गया, डाइट हो गया, देन शूज़ का हो गया। अगर कोई स्केटबोर्ड स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर बाकी का रह जाता है, अगर कोई शूज़ स्पॉन्सर कर रहा है तो बाकी की सब चीज़ें रह जाती है। सो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, अभी भी करती हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं, बट पापा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। जब मुझे नेशनल जाना था, मेरे पास जाने के लिए टिकट के लिए पैसा नहीं था, और मैं ऐसे ही पहले मैंने 2 साल वेस्ट कर दिए थे कि नहीं जाएंगे, देखेंगे, ऐसे करेंगे, और तभी मुझे कुछ मतलब मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब ये नेशनल जीती तब पापा ने डिसाइड किया था कि नहीं, 2 बार मिस हो गया, अभी मैं नहीं रोकूंगा तुझे, अब तू बिंदास कैसे भी करेगी जा। मैंने बोला कैसे करेंगे पापा, पैसे नहीं है ट्रैवलिंग के लिए जाने के लिए, वहाँ पे जाके मुझे रूम करना पड़ेगा, खाना पीना, फिर फीस भरना है। पापा बोले तू टेंशन मत ले ये सब। फिर मैंने बोला ठीक है चले, पापा बोल रहे तो। फिर पापा ने पैसे उधार ले लिए किसी से, और मम्मी का मंगलसूत्र बेच दिया मेरे लिए। सॉरी मेरे को इमोशनल हो जाती हूँ। नहीं, इट्स ओके, टेक योर टाइम। उन्होंने मेरे लिए उधार पैसे ले लिए। आपको पानी चाहिए? नहीं ठीक है, थैंक यू। तो फिर उन्होंने मम्मी का मंगलसूत्र बेच दिया, और मेरे को सिलेक्शन के लिए नेशनल के भेज दिया, मोहाली जाना था, चंडीगढ़।
सो वहाँ पे जाके मेरे पास शूज़ नहीं थे तब भी। मैंने बोला ये सब अभी जान दो, मेरे को कुछ नहीं करना। मेरे लिए मम्मी का मंगलसूत्र बिछाया गया, पापा ने पैसे भी उधार किए, कर्जा भी हो गया। सो मैं ये सब सोचूंगी नहीं, मैं करूँगी, कुछ भी हो जाए, कैसी भी हो जाए, मैं करूँगी। शूज़ नहीं था, पैर को चोट लग रही थी, फिर भी मैंने वो सोचा नहीं, जाने दो बोला, अभी कुछ नहीं करना। मतलब मेरे को फील हो रहा था ना, मेरे लिए मम्मी का मंगलसूत्र भी बेच दिया पापा ने, ये सब वो। तो फिर मैं वहाँ पे अच्छा लाइन की, अच्छा मेरा ये हो गया। फिर मैं फर्स्ट सिलेक्ट हो गई। फिर मेरे को तो खुशी हो रही है, अरे मैं सिलेक्ट हो गई। फिर पापा को बता दिया फ़ोन करके। फिर पापा बोले मेरे को पता था तू कर लेगी। फिर वापस आके फिर जब नेशनल जाना था तब वो इतना कुछ सीन नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब खर्चा उठा लिया था, जितने भी महाराष्ट्र के बच्चे थे प्लेयर्स। फिर वहाँ पे जाके वहाँ पे भी जब मैं गई, पहले दिन प्रैक्टिस कर रही थी, मेरी टो को लग गया। फिर नाखून पूरा निकल गया था और उससे खून भी निकल रहा था। मैंने कुछ लोग तो बोल रहे थे मत कर पार्टिसिपेट, नहीं होगा, तू कैसे करेगी, इतना चोट लग गया। और मैं जो पैर से ट्रिक्स करते लेफ्ट को ही लग गया था मेरे। मैंने बोला नहीं, इतने दूर आई हूँ, ऐसे थोड़ी जाऊँगी। और गिर भी गई थी मैं, तो डॉक्टर ने कहा था शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है अगर एक बार भी गिरी तो फिर डॉक्टर ने भी फिर डरा दिया मुझे। और मैं मम्मी पापा को फ़ोन किया, बता दिया उनको। तो मम्मी पापा भी बोल रहे नहीं, ऐसा डॉक्टर बोल रहे तो मत कर। फिर मैंने बोला ठीक है, देखती हूँ मैं। और फिर मैं उतर गई ग्राउंड में। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करना अभी, मैं इतनी दूर इसलिए थोड़ी आई हूँ ऐसे करने के लिए। मैं ग्राउंड में उतर गई, फिर मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। मेरी लाइन भी हो गई, बेस्ट ट्रिक्स भी हो गए। फिर मेरे को फिर भी घबराहट हो रही है, मैं जीतूंगी या नहीं। फिर तभी मैं थोड़ा बाहर खाना खाने के लिए चली गई। फिर मेरे को जो जज थे उनका कॉल लग गया, श्रद्धा कहाँ पे है। मैंने बोला हूँ सर, बाजू में हूँ। तो बोले जल्दी से ग्राउंड पे आ जा। फुल मेरी धक धक बढ़ गई। ये करना है, मेडल मतलब बताना है कौन जीता है कौन नहीं। सो मैं चली गई और स्वप्निल भैया भी थे बाजू में। मैं फुल उनका हाथ पकड़ के से मतलब फुल नर्वस होके ये बैठ गई। तो फिर थर्ड का ये हो गया, सेकंड हो गया, मेरा नाम अभी तक नहीं आया। मुझे डर लग रहा है मन में। तीसरा भी हो गया, दूसरा भी हो गया, अभी पहला कौन होगा। फिर मेरा नाम बोल दिया, पहले गोल्ड मेडल श्रद्धा जीत गई करके। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं सीधा स्वप्निल भैया के गले में ऐसी छोटे बच्चे की तरह उछल के चिपक गई। और स्वप्निल भैया भी फुल खुश हो के मुझे इसे घुमा रहा था, तो बहुत खुश हो गई। फिर मम्मी पापा को फ़ोन किया, वहाँ पे रोने लग गई मैं सीधा। फिर पहले तो मैंने मम्मी पापा को फ़ोन किया और बता दिया, तो मम्मी पापा भी उधर से रो रहे हैं कि हमें पता था तू कर लेगी, तू ठीक है ना। पहले तो उन्होंने पूछा तू ठीक है ना, तेरे को लगी थी, फिर क्यों किया दोनों पार्टिसिपेट। मतलब मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। मम्मी पापा सीधा गए, नारियल भी फोड़ा, बॉक्स लाया पेड़े का, सब में बांट दिए और फुल खुश हो गए सब लोग। फिर मैं जब गई वापस, बहुत मतलब खुश हो गए वो। और मतलब वो मोमेंट मेरे लिए सबसे खास था, क्योंकि मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मेरा भी फ़र्ज़ था कि उनको वापस कुछ देने के लिए। फिर जब मैं जीती, मेरे जो कैश प्राइज़ मिला था मुझे, मैंने उसका फिर मम्मी को मंगलसूत्र बना के दे दिया। तूने मेरे लिए बेचा था, अभी इससे मैं तेरे लिए बना के दूँगी। फिर उसको दे दिया। फिर पापा ने जितना कर्जा लिया था उसका भी चुका दिया मैंने। यही होता है कि जब आप जिद से काम करते हो, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, और जब आपको जिद हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसका एक प्रमाण दिया है आपने। तो स्पोर्ट्स आता है, तो स्पोर्ट्स के साथ बहुत सारी चीज़ें भी आती है, एक्सपेंसेस आते हैं, फाइनेंसेस आते हैं। तो बचपन से लेके जब आप ये स्पोर्ट में आए हो, तब से लेके अब तक
कैसे मतलब आपने ये फाइनेंसेस से डील कैसे किया है, कैसे आप ओवरकम किए हो कि कभी आपको ऐसा लगा हो कि यार नहीं यार ये इतना पैसा नहीं है मेरे पास तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए या मुझे ये छोड़ना चाहिए, ऐसा कभी हुआ आपकी लाइफ में? ऐसे तो बहुत बार हुआ, लेकिन पापा ने मुझे कभी पीछे हटने नहीं दिया। उन्होंने बहुत कुछ किया। मम्मी ने वो बहुत सपोर्ट किया है। जब नहीं होता था, तू टेंशन मत ले, तू काहे को टेंशन ले रही, हम है ना पीछे। तो मेरे को तो ऐसा कभी उन दोनों ने मुझे ऐसे पीछे हटने नहीं दिया। और रही बात कंपटीशन वगैरह की फीस की, सो ऐसे कभी कभी अच्छे लोग भी होते हैं, जैसे कि स्वप्निल भैया, हर्षदीप भैया और हैप्पी भैया जो जुगाड़ का ये ऑर्गेनाइज करता है। वो ऐसे काफ़ी लोगों ने मुझे अभी तक तो हेल्प की है। तो और ऐसे करते भी है कोई कोई लोग। सो जैसे मुझे दुबई के लिए जाना था, फिर फ्रांस में भी पार्टिसिपेट की थी। फ्रांस जब गई थी तब स्केटर गर्ल मूवी की जो डायरेक्टर है मंजरी मैम और विनती मैम, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। और जब दुबई जाना था, वो मेरे को जो नेशनल से पैसे मिले थे, मैंने उसी से ये किया था, मतलब वो पैसे भर के मैं गई थी। ऐसे क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है हमें इस स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली कि कभी लाइफ में आपको ऐसा लगा है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही? क्योंकि हर एक एथलीट की लाइफ में ये फेज़ आता है कि उसे लगता है कि मेंटली ये बहुत मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा है और मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं एक लेवल पे आके अटक चुका हूँ, अभी मुझे गिव अप करना है, मतलब मैं नहीं कर सकता। क्या कभी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई? बस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ, मुझे जाने के लिए अभी बावधान में स्केट पार्क बन गया है और वहाँ पे जाने के लिए बस से 2 घंटा लगता है। जेएम रोड से भी और वो आगे है, तो मुझे जाने के लिए 2 घंटा लगता है, वापस आने के लिए 2 घंटा लगता है। और कॉलेज रहता है 7 से 1 तक कॉलेज रहता है। फिर घर पे जाना, फिर फ्रेश होना, फिर वहाँ से निकलना, दो तो बज ही जाते हैं। अगर मैं 2 बजे निकली तो फिर मैं 4 बजे 4:30 बजे तक पहुँचती हूँ स्केट पार्क। फिर 4:30 बजे पहुँचती हूँ। फिर वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कम टाइम मिलता है। फिर घर वापस भी जाना होता है क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, मम्मी पापा केयर करेंगे। और फिर अगर लेट हुई तो फिर बस भी नहीं मिल सकती। तो मेरे को ऐसे लगता है कि प्रैक्टिस में एक जगह अटक गई हूँ। मेरे को प्रैक्टिस, प्रोफेशनल कोच एंड ऐसे स्पॉन्सर चाहिए कि जो मुझे ये सब अप्रूव करे। नहीं, तू मत रुक, हम हैं, हम मैनेज कर लेंगे, तू बस जा, स्केट कर, प्रैक्टिस कर और मचा दे, ऐसे बोलने वाला ऐसे मुझे लगता है चाहिए। ज़रूर ज़रूर मिलेंगे आपको, क्यों नहीं। अच्छे जो लोग जिद से काम करते हैं, जिनके इंटेंशंस अच्छे होते हैं और उनको किसी के लिए गलत कुछ नहीं सोच है, तो उनको कोई ना कोई मदद कर ही देता है, ऐसे मैं मानता हूँ। राइट। और उसके लिए काफ़ी इंजरी भी बहुत हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्केटबोर्डिंग ऐसी चीज़ है, आप कितना भी सीख लो वो आप गिर ही जाते हो उसमें, आप गिरते रहते हो। सो उसमें इंजरीज बहुत हो जाती है। फिर डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। और बस ये स्केटबोर्ड और शूज़, ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। थोड़ा अपन स्केटबोर्डिंग से हट के थोड़ा आते हैं कि स्केटबोर्डिंग तो ये हो गया एक स्किल सेट आपका, यहाँ पे आप स्किल प्रैक्टिस करते हो। स्किल को छोड़ के भी आपको कोई फिटनेस लगता है स्केटबोर्डिंग के लिए, या आपको कुछ वर्कआउट्स करने पड़ते हैं, जिम जाना पड़ता है, ऐसे एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं? जिम तो जाना पड़ता है, लेकिन मैं वो पापा भी सपोर्ट करने की ट्राई करते हैं, पर नहीं हो पा रहा। मेरे को बहुत मैंने लास्ट 2-3 महीने पहले जिम ज्वाइन किया था और मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस आया। जब मैं जिम करती हूँ तब मेरा परफॉर्मेंस भी स्केटबोर्डिंग के बारे में बहुत बढ़ जाता है। तो उसके बाद में मैं ट्राई कर रही हूँ जिम ज्वाइन करने का, बट वो नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि मुझे वैसे स्पॉन्सर भी और डाइट के लिए भी ऐसा स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। सो मैं चाहती हूँ जिम ज्वाइन करना, अच्छा डाइट लेना, क्योंकि स्केटबोर्डिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक आप कोई जिम रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो? नहीं, ज़रूरत पड़ती है उसके लिए? हाँ, ज़रूरत तो बहुत पड़ती है लेकिन अब मैं नहीं कर रही हूँ फिलहाल। तो मेंटली फिट रहना आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स में? बहुत ज़्यादा।
और आपकी मेंटल हेल्थ अगर ठीक है तो आप परफॉर्म भी अच्छा करोगे। सो इसके लिए बस मैं तो फिलहाल मोटिवेट के लिए सॉन्ग सुनती हूँ, और मुझे मेरा बेस्ट मोटिवेट मेरी मम्मी और पापा है, क्योंकि मुझे, और मेरे भाई भी है, मेरे भाई ने भी बहुत मेरे लिए सपोर्ट किया। और हिमांशु जो है अभी मेरे साथ आया, वो भी मेरा बड़े भाई के समान है। तो वो दोनों मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अगर कुछ दूर जाना हो, प्रैक्टिस करनी हो, तो वो, जैसे कि पहले मैंने बोला था मैं लेट जाती थी, फिर वापस जाने के लिए मुझे डर लगता था। अभी ये दोनों साथ में होते हैं, वो बोलते हैं तुझे जितना प्रैक्टिस करना है कर ले बिंदास, हम हैं साथ में तेरे। और फिर मम्मी पापा भी फिर टेंशन फ्री रहते हैं। सो मेरे लिए मोटिवेशन ये दोनों ही है सबसे ज़्यादा। तो मेंटल हेल्थ के लिए और मोटिवेशन के लिए मम्मी पापा है। मुझे जब भी लगता है मैं ये नहीं कर सकती, फिर मेरे को पूरा मम्मी पापा का पूरा पहले से लेके जब तक उन्होंने मुझे जब सपोर्ट किया, वो सब मेरे को रिमाइंड हो जाता है, याद हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ नहीं भाई, मुझे पीछे नहीं हटना, मैं कर सकती हूँ, मैं कर दूंगी, और फिर बस हो जाता है। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और स्पोर्ट्स लाइफ ये कैसे मैनेज करते हो? अभी आपने स्पोर्ट्स प्रोफेशनली लिया हुआ है, मतलब टोटली इन स्पोर्ट्स, तो आप कुछ बस पढ़ाई कर रहे हो और स्पोर्ट्स कर रहे हो, बस इतना ही? बस इतना ही। अभी फिलहाल 12th हो जाओ, उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, बट अभी फिलहाल तो बस स्केटबोर्डिंग और स्टडी चल रही है। तो इसको मैनेज कैसे करते हो, स्टडीज को और स्केटबोर्डिंग को? अभी फिलहाल तो मैं बहुत दिन से प्रैक्टिस पे भी नहीं गई, और मैं थोड़ा, अभी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, कल ही हॉस्पिटल जाके आई हूँ। थोड़ा कफ वगैरह हो गया और इंजरी भी हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा लग गया, सो बहुत पेन हो रहा है, दुख रहा है। तो अभी फिलहाल रेस्ट पे हो। रिकवरी के लिए कुछ रूटीन्स फॉलो करते हो आप? जैसे कि थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करना, फिर मेडिसिन तो चालू ही है, बस ऐसी, ज़्यादा कुछ नहीं। और जो सोरनेस होता है, वो जो पेन होता है, आप कहते हो उसको हम सोरनेस बोलते हैं, ठीक है? तो उसको रिकवर जल्दी करने के लिए आपको एक अच्छा डाइट फॉलो करना पड़ता है। तो अच्छा डाइट फॉलो करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ती है। तो आपका डाइट रूटीन कैसा है? डाइट रूटीन तो जो होता है घर पे वो खा लेते हैं, और जो नहीं होता तो फिर ज़्यादा कुछ मम्मी पापा से जिद करने का मन भी नहीं करता, तो ऐसे ही। फिर भाई लोग हैं, वो थोड़े अभी कुछ खाने का घर का मन नहीं कर रहा, तो फिर बाहर से कुछ ना कुछ ला के देते हैं, बस ऐसी। मतलब ऐसे प्रॉपर डाइट का प्लान कुछ भी नहीं है मेरा। तो मतलब जितना भी अवेलेबल है, जो भी जो है घर में वो खा के है। बैठना। हाँ, जो मम्मी ने बनाया वो खा लो और बैठ जाओ। मतलब मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि पागलपन होना ज़रूरी है। पागलपन होना, अगर वो है आपके पास तो मतलब आपको कुछ नहीं रोक सकता। राइट। अगर आपका एक कोई गोल है और अगर आपको उधर पहुंचना ही है, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको, ना कोई परिस्थिति, ना कोई इंसान, ना कुछ भी नहीं। बस मोटिवेट चाहिए और वो करने की जिद चाहिए मन के अंदर, बस मेरे को तो यही लगता है। इतने सब चैलेंजेस आने के बाद भी लाइफ में, ये स्पोर्ट में या स्पोर्ट से रिलेटेड फाइनेंशियल सब कुछ जो प्रॉब्लम्स है आपके, वो सब आने के बाद भी क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको बोलती है कि नहीं, अभी मुझे ये करना ही है, मतलब कुछ भी हो मुझे यही करना है? आपको क्या चीज़ ऐसे पुश करती है कि ये छोड़ना नहीं है? स्पोर्ट्स के लिए आपका प्यार है या क्या है ये? पहले तो मेरा पहला प्यार मेरी फैमिली, और सेकंड स्केटबोर्डिंग ही है। जब से मैं स्केटबोर्डिंग में आई हूँ, लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, काफ़ी बदलाव आ गया है, और यही एक चीज़ है, स्केटबोर्डिंग ने मुझे इतना कुछ दिया, सो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी एंड तक, ऐसे मुझे लगता है। और यही वजह है तो स्केटबोर्डिंग करती हूँ। और मेरा सपना है कि मैं इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूँ। देखते हैं, अभी किस्मत साथ देती है। जरूर हो जाएगा। यहाँ तक आए हो आप, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ एक वजह होगी, और वो आप जरूर ओलंपिक में इंडिया का नाम बहुत ऊंचा करेंगे। थैंक यू सो मच।
आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, ऐसे स्टेज पे जाना आपके लिए क्या मायने रखता है? इंटरनेशनल लेवल जहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं पहुँचना, और आप वहाँ पे पहुँच चुके हो, तो ये आपके लिए क्या मायने रखता है? ये दिन मेरे लिए सबसे खास था जब जिनको मैंने सिर्फ वीडियोस में उनके वीडियोस देखे थे, इंडिया के लिए मतलब उनकी कंट्रीज़ के लिए खेल रहे ये लोग, मैं कब इनके जैसे खेलूँगी, कब इनसे मिलूँगी, ये मेरा बहुत बड़ा सपना था, वो मेरा पूरा हो गया। और उस टाइम में मैं थोड़ा नर्वस थी क्योंकि मैं उनके जितने अभी तक प्रोफेशनल नहीं हुई हूँ। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल कोच बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों को वो जब छोटे थे वो तब से स्टार्ट करते हैं, उनके पास प्रोफेशनल कोच है, उनके पास प्लेस है स्केट करने के लिए, और उनको सारी सुविधा है उनके पास, वो नहीं रुक सकते आगे जाके भी, और अगर कुछ भी हो जाए वो रुकने वाले नहीं है। सो मेरा एक वही एम है, मुझे भी इनके जैसा होना है, इन ये जैसे उनकी कंट्रीज़ के लिए कर रहे हैं, मुझे भी इंडिया के लिए वैसा कुछ करके दिखाना है, मुझे भी इनकी तरह स्केट करना है, बस यही। और जब मैं उनसे मिली थी, वो जब मेरे सामने स्केट कर रहे थे, आई वॉज लाइक शिट, ये कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं इनके जैसे कब करूँगी, और इतना प्रोफेशनल, मेरे को भी इनके जैसा करना ही है, बस यही ठान लिया अभी दिल में। बिल्कुल करोगे, क्यों नहीं। थैंक यू। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो, और इंटरनेशनल मतलब हर एक लेवल पे हर एक कंट्री से एथलीट आते हैं जिनका स्किल सेट बहुत अलग होता है, जिनके पास फैसिलिटीज़ बहुत अलग होती है, और जिनके पास सारी इक्विपमेंट, सारी चीज़ें होती है उनके पास, उनके साथ compete करने में क्या डिफ़िकल्टीज आती है आपको? डिफ़िकल्टी ट्रिक्स में ही होती है, बाकी कुछ और कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, जैसे मैंने बोला वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, और जब छोटे थे वो तब से करते आ रहे हैं, उनके पास कोच भी है। हमारे अभी मेरे पास कोच नहीं है कोई, तो मैं खुद से प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे को ऐसा कोई तो पार्टनर चाहिए या फिर कोच चाहिए कि तू ये कर रही है, हाँ ये ठीक कर रही है, लेकिन इस साइड से तू गलत कर रही है, ये ट्रिक ऐसी नहीं ऐसी करनी है, ऐसे बताने वाला चाहिए। उनके पास ये सब है। इंडिया में अभी प्रोफेशनल कोच तो कोई नहीं है, सो प्रोफेशनल इंडिया कोच में स्केटबोर्डिंग के लिए कोच ही नहीं है कोई? मतलब प्रोफेशनल उस लेवल का कोच कोई नहीं है इंटरनेशनल के लिए सिखाने वाला। तो अभी इंडिया की कोई स्केटबोर्डिंग की नेशनल टीम नहीं है? वैसे तो मतलब हम पुणे से, मैं और शुभम सुराना भी पुणे में ही है, वो भी जीता था अभी, वो थर्ड नेशनल में थर्ड जीता था वो। सो और मुंबई में भी है स्केटर्स, वो भी काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन मैं बोली ओलंपिक में अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो लेवल का कोच चाहिए ना, जैसे कि वो मैंने बोला इंटरनेशनल में जब गई थी, वो जैसे हवा की तरह बस स्केटबोर्ड पे कर रहे थे ट्रिक्स फ्रेस वगैरह सब खतरनाक, तो उस लेवल का कोच चाहिए, ऐसे बोल रही हूँ मैं। अच्छा, आपको चाहिए। अब थोड़ा सा हटते हैं स्केटबोर्डिंग के टॉपिक से, और आपके हॉबीज़ के बारे में बात करते हैं। आपकी स्केटबोर्डिंग छोड़ के आपकी कुछ हॉबीज़ है? मुझे डांसिंग करना बहुत पसंद है, मुझे घूमना बहुत पसंद है, फिर सिंगिंग में थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, मतलब गाना बजा के बस साथ में गाना, ये वो। फिर ऐसे मतलब नॉर्मल लाइफ में डांसिंग, सिंगिंग, घूमना, खाना पीना, ये सब बहुत पसंद है। आप स्केटबोर्डिंग में इंस्पिरेशन किसे मानते हो? आपका कोई इंस्पिरेशन है, या जिसको आप कोई एथलीट को आप लुक फॉरवर्ड करते हो? स्केटबोर्डिंग में है मतलब मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरी एज की होगी, ब्राज़ील से है स्केटर राइज़ा लियाल। सो वो बहुत अच्छा करती है, और बचपन से मैं मतलब जैसे मैं स्टार्ट की हूँ, स्वप्निल भैया भी उसकी वीडियोस दिखाते थे, ये कितने मस्त करती है वो, तो वो फिर लेटिसिया बिफोनी, वो भी बहुत अच्छी स्केटर है। फिर नाइजा, वो भी
बहुत खतरनाक सी हिट करता है, वो देखती ही नहीं है, उनको डर ही नहीं लगता, वो फिर सिर्फ ट्रिक्स लैंड कर देता और इतना स्मूथली कर देते कि भाई ऐसे लगता है उनके पैर को स्केटबोर्ड चिपक गया है। तो वही मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। स्ट्रीट जो स्केटबोर्डिंग होती है उसमें और जो आप प्रोफेशनली करते हो उसमें डिफरेंस क्या होता है? स्केटबोर्डिंग में फ्री स्टाइलिंग, स्ट्रीट और पार्क, ऐसे 3 ये आते हैं। स्ट्रीट फ्री स्टाइलिंग मतलब उसमें आप हैंड स्टैंड, हाथ की मदद भी ले सकते हो, ट्रिक्स करने में हाथ और पैर दोनों की मदद ले सकते हो। और स्ट्रीट में मैं स्ट्रीट स्केटर हूँ। स्ट्रीट में मुझे मतलब फ्लैट ग्राउंड ट्रिक्स, फिर स्टेयर्स वगैरह भी आते हैं, फिर रेल्स वगैरह, थोड़े ऑब्स्टिकल्स वगैरह भी आते हैं। और पार्क में बस आपको एक पूरा पार्क होता है, उसमें बस बोर्ड को उड़ाना पड़ता है, ऊपर नीचे ये वो करना पड़ता है। तो और पार्क में ऐसे अलग अलग रूल्स भी होते हैं ऐसे कंपटीशन के टाइम पे उसमें। तो अगर किसी को, अगर कोई यंग स्केटर है या जिसको देखना है कि मैं आगे जाके स्केटिंग में करना चाहती हूँ, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? अभी यंग है तो ऑफ कोर्स उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, और अगर सपोर्ट मिल रहा है तो बिंदास करो, रुको मत। और गिरने का तो डर बिल्कुल रखना नहीं है। और गर्ल्स के लिए स्पेशली, जिनको लगता है कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती, उनको कुछ ना कुछ करके दिखाओ। नॉट ओनली स्केटबोर्डिंग, एनी स्पोर्ट्स आपको है, सपोर्ट चाहिए आपको। अगर आपके दिल में जिद है करने की तो कोई भी हाथ, अगर एक इंसान अगर हाथ पीछे ले लाए तो 10 लोग हाथ आगे करते कि हम सपोर्ट करेंगे, तू बिंदास कर। सो मुझे लगता है कि रुकना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और खासकर अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए, जैसे मेरे को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, वैसे ही मुझे लगता है कोई ना कोई होता है सपोर्ट करने के लिए, तो रुकना नहीं चाहिए, कुछ और ना कुछ आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? पेरेंट्स को भी वही मैसेज, जैसे मेरे पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया सबको कि मेरी बेटी है, मैं डिसाइड करूँगा, उसके भी सपने हैं कुछ। तो काफ़ी बच्चों को करना होता है, लेकिन कोई पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, और कोई पेरेंट्स सपोर्ट करते हो तो कोई बच्चे ऐसे करते नहीं है। तो मैं बस बोलना चाहूँगी, पहले आप उन बच्चों से पूछो कि उनके दिल में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, और अगर उनको वो करना है तो आप थोड़ा सा एक बार तो सपोर्ट, मतलब एक बार चांस दे दो उनको, वो क्या कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहा तो फिर ठीक है, बट एक चांस तो मिलता है भाई उनको प्रूफ करने का कि हम भी कुछ कर सकते हैं। थोड़ा अभी एक फन वे में लेके चलते हैं, एक रैपिड फायर क्वेश्चन आप खेलते हैं अपन, तो रेडी? तो आपकी फेवरेट स्केटबोर्डिंग ट्रिक कौन सी है? मेरी फेवरेट ट्रिक है फेक बिग स्पिन, क्योंकि सबसे पहले मैंने वो ट्रिक सीखी थी और वो मेरे तब से फेवरेट है। फेकी बिग स्पिन, देन किक फ्लिप, देन हील फ्लिप, देन प्रेशर वेरियल। ये ट्रिक मेरे फेवरेट स्केटर ने सिखाई है मुझे, नुनकीमा म्यूजियम का है। एक दिन ऐसे ही पुणे में आया था वो, और उसने मुझे मैंने बोला मुझे कुछ सिखाओ, अगर आप पुणे में आई हो तो मुझे कुछ सिखाते जाओ। तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे करके दिखाई वो ट्रिक, और मैं 3-4 ट्राई में कर दी लैंड। और वो ही वॉज लाइक इतनी हार्ड ट्रिक, वो बस 3-4 ट्राई में कर दी, और फिर तब से मेरे को वो ट्रिक भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे काफ़ी सारी है स्केटबोर्डिंग में, ऑफ कोर्स आपको पसंद ही आएगी सारी ट्रिक्स। तो फिर किक फ्लिप हो गई, हील फ्लिप हो गई, फिर बिग स्पिन हो गई, प्रेशर वेरियल, और पार्क में मेरे को फ्लाई आउट ज़्यादा पसंद है, और बैंक पे हाफ कैप फ्लिप वगैरह बहुत अच्छे हैं मेरे। और सबसे कठिन आपको कौन सी ट्रिक सीखने के लिए ट्राई करना पड़ा? अभी भी मैं बहुत ट्रिक सीखना मेरे को बाकी है। सो मेरे को ट्रे फ्लिप करनी है, बट वो मेरे से काफ़ी दिन से नहीं हो रही है, तो वो ट्रिक मेरे लिए फ़िलहाल डिफ़िकल्ट है थोड़ी। ऐसा कोई एक सॉन्ग है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है, स्केटबोर्डिंग के पहले सुनते हो या कभी भी आप मोटिवेटेड फील करना चाहोगे, ऐसा एक सॉन्ग कोई? अनस्टॉपेबल। अरे वो फेवरेट सॉन्ग है। समझो कि आपको कोई
एक सिटी में, वर्ल्ड की कोई भी एक सिटी में आपको स्केटबोर्डिंग करने का मौका मिले, तो एक सिटी वो वर्ल्ड की कोई भी हो सकती है, तो कौन सी सिटी में आप करना चाहोगे? अभी मैंने तो ज़्यादा स्केट पार्क बहुत खतरनाक बने हुए हैं सारे सिटीज़ में, बट मैं अभी दुबई में गई थी ना, वो स्केट पार्क बहुत मतलब टॉप लेवल का मेरे को लगा। सो फिलहाल तो मैं वहाँ पे ही प्रैक्टिस करना चाहूँगी और वहाँ पे ही जाना चाहूँगी, दुबई में। आपके लाइफ का सबसे यादगार कंपटीशन कौन सा था? मेरा सबसे यादगार पल वो था जब मैंने नेशनल जीता। एक तो मम्मी पापा की वजह से वो नेशनल, और मैं जब नेशनल जीती और जब मेरे गांव को पता चला कि गायकवाड़ की लड़की गोल्ड मेडल लेके आ गई है, सबके कॉल पे कॉल आ रहे थे, और फिर कॉल पे आ रही अपने गांव की लड़की है, कब आ रहा है तू, हमें उसका सत्कार वगैरह करना है। फिर गांव से एक के बाद एक फ़ोन आने लगे। फिर हमारे यहाँ पे गौरव पुरस्कार करके उन्होंने ये रखा था मेरे लिए। पूरा गांव सज धज गया था उस दिन, और फिर सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग को गर्व होने लगा, और जो लोग बोलते थे उसको इधर लाके शादी कर दे, ये कर दे, वो कर दे, उन लोगों के तो मुंह ही बंद हो गया। वो सीधा बोल दिए हम बहुत गलत थे उस टाइम। और अभी उस दिन पापा से सब लोग माफ़ी मांग रहे थे, हमने भला बुरा कहा, माफ़ कर दे, और तेरी बेटी है जो हम अपने गांव का नाम रोशन करेगी। पहला गोल्ड मेडल गया था मेरी तरफ से हमारे गांव को। सो बहुत खुश थे सब लोग। बहुत बहुत बड़ा ये रखा था, प्रोग्राम रखा था, और इतनी पब्लिक थी, मैं तो फिर ये हो गई थी, कम से कम 3 से 4 लाख का बस वो हार वगैरह ही हो गया था, हो गया होगा, इतना बड़ा उन्होंने ये किया था, गौरव पुरस्कार दिया। फिर जो हमारे यहाँ के पॉलिटिकल्स हैं, धनंजय मुंडे, फिर पंकज पालवे, वो दोनों भी आए थे, उनके हाथों से भी सत्कार हो गया। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, मेरे मम्मी पापा के लिए भी। उस दिन मतलब मम्मी पापा भी बहुत रो दिए थे, और सारा गांव ही रो दिया था एक्चुअली। बोल रहे थे कि नहीं, हमारी गांव का भविष्य बदल दिया इसने। फिर उस दिन के बाद में हमारे यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स थे, एक के बाद एक जीत के आ रहे, तो सब लोग बोलते हैं श्रद्धा उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो आपने सबके लिए एक राह दिखा दी। या जो भी मतलब ऐसे उसके बाद भी फ़ोन आने लगे, जितनी भी मतलब उनका कहना था कि अभी तक सब लोग सो रहे थे, अभी सब जग गए हैं, ऐसे बोल रहे थे पापा को, और श्रद्धा ने जगा दिया या सबको। एक वर्ड में आपको अगर डिस्क्राइब करना हो, वो फर्स्ट प्लेस का, वो जो पोडियम पे खड़े रह के मेडल मिलना, एक वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो वो वर्ड क्या होगा? हेवन। ऑफ कोर्स वही होगा मेरे लिए तो, और Heaven. कुछ या। बातचीत करते करते हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे आ चुके हैं। श्रद्धा गायकवाड़, आपका शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट पॉडकास्ट होगा ये। या तो कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा बात करके, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करके बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने आपका बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाला, और आपके एग्ज़ाम से, और आप फिट भी नहीं हो, अनवेल हो, तो पहले तो हमारे तरफ से आपको बहुत सारी रिकवरी की ब्लेसिंग्स, और आप जल्दी रिकवर हो जाइए, रिप्रेजेंट करिए इंडिया को एट द हाईएस्ट लेवल। आपके जो भी ड्रीम्स है, इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना हो, या विमेन लोगों को एक राह दिखाना हो, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, आप इंस्पायर कर रहे हो बहुत सारे विमेन को मोस्टली, तो ये आपका ड्रीम और ये आपका कारवां ऐसे ही चलते रहे, यही हमारी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और हमारे साथ पावर ऑफ वॉइस पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे भी बुलाने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।